नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। आज 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये खूनी दरिंदा आतंकवादी विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। आखिर ये विकास दुबे कहाँ गया? क्या इसको ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ छिप गया ये? आखिर 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद एक दुर्दांत अपराधी किस तरह से अपने हाइडआउट्स को तैयार कर लेता है और किस तरह छिप सकता है और छिप कर पूरी पुलिस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। विकास दुबे जैसे आतंकवादी उदाहरण है इस बात के कि अपराधियों की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं, और कभी कभी तो वो पूरी पुलिस व्यवस्था से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कानपुर के चौबेपुर इलाके में पनप रहे इस भयंकर और कुख्यात अपराधी की इतना दुस्साहस होगा कि ये अपने 8 पुलिस वालों के खून से अपने हाथ रंगेगा। चौबेपुर का ये गुंडा, एक मामूली 2 कौड़ी का अपराधी, इतना मनबड़ हो चला था कि पिछले 20 सालों में इसने कानपुर के भीतर अपराध का एक साम्राज्य चलाया। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिससे इसको संरक्षण न मिला हो, या कोई भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े नहीं होंगे जिसने इनको संरक्षण ना दिया हो, कोई ऐसे अधिकारी नहीं होंगे जहां इसने संरक्षण ना पाया हो। यह खतरनाक अपराधी इतने दिनों तक बचा कैसे रहा? सरकारों की नज़र से कैसे बचता रहा? उत्तर प्रदेश की पुलिस की नज़र से कैसे बचता रहा? जब बड़े बड़े अपराधियों पर इनाम घोषित हो रहे थे, 133 अपराधी इनकाउंटर में मार गिराए गए थे, तब इस दुर्दांत अपराधी का जिक्र भी जोनल मीटिंग्स में क्यों नहीं होता था? आखिर विकास दुबे जैसे लोगों पर रहम क्यों किया गया? क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या इनका कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन है? क्या इनका कोई कारपोरेट कनेक्शन है? क्या ये एक्सटॉर्शन का एक बड़ा सिंडिकेट है जो विकास दुबे चला रहा था? अब इसके फाइनेंसर भी पकड़े गए हैं, जहां इसे अपने पैसे डंप करता था। जिस तरह की खबरें छन कर आ रही हैं, इसकी मासिक वसूली जो एक्सटॉर्शन की थी 50 लाख से ज़्यादा थी, और इसने आसपास के इलाके में 300 बीघे से ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर रखी थी जिस पर वो खेती करवाता था या इंडस्ट्रीज़ को बेचता था वहाँ पर उद्योग धंधा लगाने के लिए। समानांतर इसने अपनी व्यवस्था कायम करके रखी हुई थी चौबेपुर क्षेत्र में। पुलिस में इसका भयंकर मुखबिर तंत्र था, और उस मुखबिर तंत्र का अंजाम आपने देखा कि 8 पुलिस वालों की लाशें बिछ गईं। यह इतना खतरनाक दुस्साहसी किस्म का अपराधी था कि जिसने एक सब इंस्पेक्टर को टेलीफोन पर इस बात के लिए धमकाया था कि अगर मेरे घर दबिश डालने पुलिस आएगी तो लाशें बिछा दूंगा। एसटीएफ ने तस्दीक भी कर दी है कि एक ऐसा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसके पास। उसके बावजूद व्यापक पैमाने पर तैयारी करके इस अपराधी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस बात का रिव्यू किया जाता था पुलिस मीटिंग में, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में, रेंज पुलिसिंग में, या फिर जोनल मीटिंग्स में? इस तरह के कुख्यात अपराधी जिसके विरुद्ध 60 मुकदमे हों और उनमें से अधिकांश हत्या के मुकदमे हों, जिस व्यक्ति ने मंत्री को थाने के भीतर घुसकर मारा हो, जिसमें 25 गवाह जो पुलिस वाले थे वो पलट गए हों, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ बोलने का साहस करेगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा, और आप भी मुतमईन है कि नहीं करेगा। 5 दिन बीत गए, इस अपराधी की परछाई भी यूपी एसटीएफ नहीं पा पाई है, उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस सिस्टम नहीं पा पाया है। तो ये कहाँ छिपा हुआ है? क्या विकास दुबे कानपुर में है, या फिर वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जा चुका है? नेपाल भागने की हमने कई स्टोरी सुनी है, लेकिन नेपाल बॉर्डर पे जैसा माहौल है, उम्मीद कम है कि वो नेपाल जाएगा। तो विकास दुबे कहाँ है और उसको पकड़ पाने में विफलताएं क्यों मिल रही? पुलिस सफल क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण है कि पुलिस का अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क खत्म हो चुका है। मानव आधारित जो अभिसूचना संकलन है उत्तर प्रदेश पुलिस का पहले हुआ करता था, वो खत्म हो गया है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास सिर्फ एक ही हथियार है किसी भी व्यक्ति को पकड़ने का, एक ही माध्यम है, मोबाइल सर्विलांस। लेकिन अगर विकास दुबे जैसे चालाक, धूर्त, मक्कार क्रिमिनल्स अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर पुलिस उन्हें कैसे पकड़ेगी? नाकामी की तस्वीर, नाकामी की कहानी यहीं से शुरू होती है। विकास दुबे पिछले 5 दिनों में सिर्फ एक दिन उसने टेलीफोन इस्तेमाल किया था अपनी पत्नी को फ़ोन करने के लिए, उसके बाद उसने कभी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण है कि जब आपके पास अपना ओन इंटेलिजेंस नेटवर्क खत्म हो जाता है और आप टेक्नोलॉजी पर सिर्फ डिपेंडेंट रह जाते हैं, और ऐसे खतरनाक अभियुक्त जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब आपके पास हाथ खाली रहते हैं और एम्बैरेसमेंट के सिवा कुछ नहीं होता। क्या विकास दुबे को संरक्षण दिया जा रहा है या विकास दुबे जैसे लोगों को बचाया जा रहा है?
कारण क्या है? क्या विकास दुबे जैसे बड़े अपराधियों को मारने से कोई परहेज है? और अगर इस घटना में भाइयों बहनों वो बच गया, 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद भी अगर वो बच निकला, तो यकीन मानिए कि वो उत्तर प्रदेश क्या नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल होगा। और फिर उसे रोक पाना, राजनीति में आने से रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल काम होगा। यही पॉलिटिकल पार्टी उसको पॉलिटिकल विक्टिम बताते हुए टिकट देंगी, वो चुनाव भी लड़ सकता है, जीत भी जाएगा। एक खतरनाक संकेत है। यह सही वक्त है कि पुलिस बेहतर तरीके से अपना काम करे और कार्रवाई करे। आखिर आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने मुखबिरी की? क्या पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल शीट निकाली गई और उनमें कौन कौन से लोग थे जिनके साथ ये संपर्क में था, किससे इसके फाइनेंशियल रिलेशन थे? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई बड़ी जांच के आदेश क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? तमाम प्रश्न बहुत हैं। मैं चाहता हूं पहले आज के आए कुछ स्टेटमेंट्स आप सुने और फिर हम एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि विकास दुबे कहां छिपा हुआ है, इसके राजनीतिक कारण क्या हैं और हमारी सामाजिक चिंताएं विकास दुबे जैसे लोगों को लेकर क्या है। ये कहीं भी होगा, हम इसको ढूंढ निकालेंगे और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है अवश्य करेंगे। चूहे के बिल से भी ऐसे अपराधी को खोज करके निकालना चाहिए। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का इसमें पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री स्वतः अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन उसको बचा रहा है, कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन सरकार में बैठा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो पकड़ा जाए तो पुलिस को खुली छूट दें। कानपुर का विकास दुबे लगता है भारतीय जनता पार्टी का विकास हो गया है जो खोजने से नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से कोर्ट में कोई केस चलता है और जज को ये समझ में आता कि ये केस जो लड़ रहे हैं उनका मैं संबंधी हूं, तो अपने आप ही वो केस अगली बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसा ही सामान्य सिद्धांत का पालन यहाँ भी होना चाहिए। तो विकास दुबे कहां है? अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और इस पूरे मामले में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? सवाल बनता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अभी कोई लोकेशन, कोई परछाई, कोई भी सूचना विकास दुबे के बारे में अब तक नहीं मिली हुई है। तो मसला क्या है? विकास दुबे को क्या पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है या उसे कहीं छिपाकर किसी ने रखा हुआ है? क्या विकास दुबे का कोई आगे इस्तेमाल होगा इसलिए उसे छिपाया गया है, या फिर उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं करने के बाद वो विधायक, सांसद और मंत्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश का की जो राजनीति है उसका इतिहास अपराध से होता है और सत्ता यहाँ बंदूक की नली से निकलती है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम हो या फिर सेंट्रल उत्तर प्रदेश हो, यहाँ परिस्थितियाँ कमोबेश एक जैसी रही हों। तो कोई बहुत आश्चर्य मत करिएगा अगर आने वाली कुछ विधानसभाओं में आपको विकास दुबे जैसे लोग माननीय बनकर बैठे दिखे, तो क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, इसकी आशंकाएं अब थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही हैं। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में सुनील साजन है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। RM श्रीवास्तव फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। और मेरे साथ मनोज शुक्ला जी हैं। मैं इनका परिचय आपसे करा दूं। मनोज शुक्ला जी वो शख्स हैं, इनके भाई थे श्रम विभाग में संविदा बोर्ड के राज्य मंत्री थे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। और थाने के भीतर मनोज शुक्ला के भाई संतोष शुक्ला की हत्या की थी इस दुर्दांत अपराधी ने। और आश्चर्य की बात कि वो पूरा मुकदमा छूट गया। 25 जो गवाह थे वो सब मुकर गए और थाने के भीतर हुई हत्या को पर कोई गवाही देने तक को तैयार नहीं था। वो मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और फार्मर DIG OP सागर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, मनोज शुक्ला जी भी आ जाएंगे, मैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। तो श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि आज 5 दिन हो गए, पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ तो बड़े लंबे हैं, पुलिस के पास व्यवस्थाएं भी बड़ी लंबी हैं, आपके पास एक सो कॉल्ड ताकतवर STF भी है, पूरा प्रशासनिक तंत्र भी है। फिर क्या कारण है कि विकास दुबे जैसे लोग गिरफ्तार नहीं किए जा सके? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? गलती तो शुरुआत से ही हुई। गिरफ्तार करने गए तो बिना किसी तैयारी के 3 तरफ से घेरना चाहिए था। सामने सामने वो अपना सीधे भेड़ बकरी की तरह चले गए, वो पीछे से भाग निकला। अफसोस की बात कि पुलिस के पास सारी क्षमताएं हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते। STF को कहा जाता है कि साहब तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन अब हालत यह है कि वो कहाँ गया, कब गया, ये किसी को नहीं पता।
प्रतिशोध की भावना से एक गैर कानूनी काम यह किया गया कि उसका मकान तो गिरा दिया, गैर कानूनी काम था, लेकिन फिर भी वो हाथ में नहीं आया। उनकी पत्नी का फोन अवश्य ही रखा गया होगा ट्रेस पर, लेकिन कोई भी इतना आज की तारीख में गलती नहीं करेगा कि उससे बात करें, ठीक है। यह तो उनके साथियों के, जो उनके राजनीतिक आका हैं, उन्हीं के घर में वो छुपे हुए होंगे। नेपाल में कोई भारतीय कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो अवश्य ही ये किसी दूसरे राज्य में छिपे हुए हैं। और वो जो जब तक तकनीक से काम नहीं बनना है, जैसा आपने सही कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसी से ही काम बनेगा। उनकी पत्नी से वो अवश्य संपर्क करेंगे फोन से, जैसे भी धनराशि भी उनके पास खत्म हो जाएगी, तब एक जरिया है कि सर मैं मानता हूं कि ऐसे अपराधियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन पिछले 5 दिन से ये पैसे से, रिसोर्सेज से इतने मजबूत होते हैं, और इस तरह के अपराधियों को शेल्टर देने के लिए उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग तैयार बैठे हैं। पुरानी परंपरा है, आपको ध्यान होगा श्री कल्पनाथ राय, वे भी इसी तरह से फंसे थे कि उन्होंने किसी अपराधी को शरण दी थी। तो ऐसे हमारे राजनीतिज्ञ अक्सर करते रहते हैं। दारुल शफा में अपराधियों का अड्डा लखनऊ में इसीलिए था, क्योंकि वहां पर काफी सारे अपराधी अपने राजनीतिक आकाओं के पास छुपे रहते थे। तो पुलिस की बात ये, पुलिस की नाकामी का कारण आप क्या मानते हो? पुलिस फेल क्यों है इसमें? उनको निकाला जा रहा है। पुलिस फेल क्यों है इस पूरे प्रकरण पे? क्योंकि पुलिस इस समय विभीषणों से भरी पड़ी हुई है। वो वहां पे प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इसी कारण से वो पकड़ पाने में अक्षम है। अगर वो अपना कर्तव्य दिखाते, अपने ठीक से काम करते, तो कोई वो नहीं बात थी कि पिछले 5 दिन में न पकड़ा जाता। ऑलराइट सर, मेरे साथ इसमें पकड़ लेना चाहिए था। सुनील सिंह साजन जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका जी। 5 दिन बीत गए, अब तक विकास का आता पता नहीं है, ना अब तक आरोपी पकड़ा गया, ना मुख्य अभियुक्त तो पकड़ा गया, न किसी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हुई और न जांच आगे बढ़ी। देखिए ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखे हैं, और आपने जहां शुरू किया कि ना अपराधी पकड़ा गया है, ना ही दूसरे उसके सहयोगी पकड़े गए हैं, ना ही जांच आगे बढ़ी है, ना अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, तो मैं पीछे से आता हूं। जांच आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ी? बड़े अधिकारियों पे अगर संदेह है तो उन पर योगी सरकार ने कौन सा कार्रवाई की है, और मुख्य आरोपी भागा है या भगाया गया, ये एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि पुलिस, हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी मुखबिरी करने वाले भी पुलिस ही है। जब पुलिस ही उत्तर प्रदेश में पुलिस को मरवा रही हो, जो शहीद सीओ हुए हैं, उन्होंने जो अपने उस समय के कप्तान को चिट्ठी लिखी थी, वो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन पुलिस विभाग के पास वो चिट्ठी नहीं है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, जिस तरीके से उसका वीडियो आया है, आप देखिए, वीडियो में वो स्वीकार कर रहा है कि उसके विधायकों ने मदद की है, फिर सांसद की फोटो आती है, फिर मंत्री की फोटो आती है, फिर जो उनका पकड़ा गया है, जो उनका खजांची था, जो उस खजांची के फोटो किसके किसके साथ हैं? जो एसएसपी हैं, तो एसएसपी के साथ अगर उसका खजांची बैठेगा तो दरोगा और सिपाही तो नमस्कार करेगा। और फिर उत्तर प्रदेश के एक जो सुपर सीएम माने जाते हैं अधिकारी, उनकी भी दावत में वो दिख रहा है, उनके घर की दावत है। तो जो गृह विभाग चला रहा हो, अगर गृह विभाग ही संदिग्ध है, तो आप किस अपराधी को पकड़ लेंगे? कौन से पुलिस पकड़ लेगी? क्या पुलिस का मनोबल टूट चुका है? देखिए ब्रजेश जी, पुलिस का, या पुलिस खुद अपराधियों के साथ लिप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वो है जिसके विषय में ये कहावत थी, या अभी भी है, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो 24 घंटे में रेगिस्तान से सुई खोज लेगी, लेकिन उसको अपने पे नहीं आने दिया जा रहा है। हमने तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है, आप मत जाइए फोटो। आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा, यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन हैं, या फिर आप अदर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी तो कह रही है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों ने कहा,
आज दिनेश शर्मा जी गए थे महेश यादव के घर, उनके घर वालों ने कहा कि सीबीआई जांच कराई जाए, और सीबीआई जांच की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उन्हीं पर तो सवाल है। करेक्ट है, करेक्ट। जो उन्हीं पर सवाल है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने पहले दिन कहा, मेरे साथ देखिए ब्रजेश जी, एक सेकंड में खत्म करूंगा, एक सेकंड में, जी, कि सीडीआर उसका सार्वजनिक कर दिया जाए। देखिए फोटो कोई वो नहीं होती कि हमारी आपके साथ फोटो है, तो फोटो तो किसी भी परिस्थिति में आ सकती है, लेकिन मोबाइल से जो बातचीन होगी वो इत्तेफाकन नहीं होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन नेता, कौन मंत्री, कौन अधिकारी, कौन व्यापारी उसके संपर्क में था, किन लोगों ने मुखबिरी की, कौन बचा रहा है, सब फंस जाएंगे। ओके, ओके। मेरे साथ मनोज शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मैं डिबेट के जब ये जुड़े नहीं थे तो मैंने इनके बारे में आपको बताया था। मनोज शुक्ला जी वो शख्स हैं कि इनके एक भाई हुआ करते थे, संतोष शुक्ला। हम लोग तब पत्रकारिता में प्रयागराज, इलाहाबाद से ट्रांसफ़र होके, तब का इलाहाबाद था, लखनऊ आए ही थे, 2001 की बात थी। और इनके भाई की थाने के भीतर इसी विकास दुबे ने हत्या कर दी थी, और उसमें 25 पुलिस वाले गवाह थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो सभी गवाही पलट गई और केस छूट गया। विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में बड़ी खौफनाक बात है। और वो 25 पुलिस वाले, श्रीवास्तव जी ने ठीक कहा था, 3 दिन पहले मेरे साथ डिबेट में जुड़े थे, तो इन्होंने कहा था कि उनको ढूंढा जाए और उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मनोज शुक्ला जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फिर मैं भदौरिया साहब का रुख करूंगा। मनोज शुक्ला जी, धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये विकास दुबे जैसे अपराधी इतने मनबड़ कैसे हो गए कि ये थाने के भीतर घुसकर मंत्री को मार रहे हैं, ये पुलिस वालों का कत्ल कर रहे हैं। अगर उसको मुखबिरी हो गई थी तो ये भी विकल्प था उसके पास कि वो भाग जाता। उसने पुलिस वालों की लाशें बिछाने का विकल्प क्यों चुना? सबसे पहले तो उसने जो सिवली थाने के अंदर संतोष शुक्ला जी की हत्या करी थी, उस समय अगर यही पुलिस प्रशासन अदालत में गवाही दे देता, न्यायालय से वो बरी ना होता, तो आज ये जो बिकरू कांड हुआ है जिसमें 8 लोग शहीद हुए हैं और 7 लोग घायल हैं, तो संभवतः ये घटनाक्रम न होता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस विभाग के 8 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन पुलिस विभाग उसको ढूंढ नहीं पा रही है। ये कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की कुछ न कुछ कमजोरी तो नजर आ रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी, आपको क्या लगता है मनोज शुक्ला जी, वो कौन लोग हैं जो इसको जिंदा रखना चाहते हैं? किसका फायदा है कि विकास दुबे जैसे अपराधी जिंदा रहे? लगातार आपके चैनल में उस खजांची की फोटो दिखाई जा रही है, लगातार उसके साथियों के नाम बताए जा रहे हैं, लगातार उसके राजनीतिक आकाओं की फोटो दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब आम जनमानस को भी, मैं तो आज से 19 साल पहले भुगत चुका हूं, लेकिन अब आम जनमानस को ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस की जांच कहीं ना कहीं ढीली होती जा रही है। या तो ऊपर से प्रभाव उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि स्वच्छता से वो जांच ना करें, और जो इस घटनाक्रम में, जैसे सीओ देवेंद्र मिश्रा का जो पत्र मिलता है, वो पुलिस विभाग से पत्र गायब है। आप मुझे बताइए, आप तो स्थानीय निवासी भी हैं, देवेंद्र मिश्रा की आप बेटी तो ने सब जो कुछ वीडियो इसका देख वायरल चुके किया हैं है, और आप भुक्तभोगी भी हैं। वो भी पुलिस में इस अपराधी का कितना बड़ा नेटवर्क था पुलिस के भीतर? जी, भुक्तभोगी हूं। पुलिस के भीतर अब यही समझ लीजिए कि पत्र जो है आज से 3 महीने पहले उन्होंने लिखा था, और इंस्पेक्टर चौबेपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वही विभीषण साबित हुआ। और आज की डेट में कई चैनल ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में लगभग 200 से लेकर 600 तक पुलिस, मतलब इंस्पेक्टर, एसआई और बड़े अधिकारी पुलिस विभाग में विभीषण के तौर पे जांच में ही आप लोग बता रहे हैं। ओके, ऑलराइट सर। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। धन्यवाद भदौरिया जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ये बिकरू की घटना ने झकझोर कर रख दिया है उत्तर प्रदेश को।
मैं हैरान हूं कि एक अपराधी जिसको पहले मुखबिरी हो चुकी थी कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है या इनकाउंटर भी कर सकती है, उसके पास पूरा विकल्प था कि वो भाग जाता। अमूमन अपराधी ऐसा करते हैं, पर उसने ये विकल्प क्यों चुना कि उसने पुलिस वालों की लाशें बिछा दी। मैं इस मनबड़ अपराधी की सोच को लेकर बड़ा ही हतप्रभ हूं कि ऐसा ये कहां से दिमाग में आ सकता है, ये सोचा कैसे जा सकता है। देखिए, राजनीति के अंदर तमाम तरह के तत्व अब आ गए हैं और ये अभी एकदम नहीं आए हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और बहुत पहले से आए हैं। कहीं आपको शहाबुद्दीन मिलेंगे सिवान के, तो कहीं विकास दुबे मिलेंगे, और हर राज्य में चले जाइए तो इस तरह के तमाम लोग मिलेंगे और राजनीति में इन लोगों की पैठ बढ़ रही है। और जो शासक दल होता है उसके साथ ये अपना करीबी संबंध बना लेते हैं। तो ये एक कैंसर की तरह बीमारी फैली है। पर मैं इसी पर सीमित रखते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का एक दुर्दंत साहस इसने जो दिखाया है, ये एक बड़ी गंभीर चिंता की बात होनी चाहिए सभी राजनीतिक लोगों के लिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो 8 लोगों की, 8 पुलिस जनों की जो हत्या कर दी इसने, इससे पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना है कि जैसे कि ये अपराधी लोग पुलिस प्रशासन को मानते ही नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि आपको याद होगा कुछ महीने पहले या साल पहले एक इसी तरह से बुलंदशहर में घटना घटी थी और उसको मारने वालों को जब वो बाहर आए तो उसी पार्टी के लोगों ने माला पहनाई, और इसी प्रकार से तमाम तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी जो उस केस की प्रगति है ना, वो केस के मुख्य अभियुक्त और अभियुक्त छूटने वाले हैं, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या वाले। पुलिस ने अपनी ही जांच को, अपने इंस्पेक्टर की जांच को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा कैंसर की तरह फैल गया है। इसको अगर समय रहते नहीं चेक करेंगे सब लोग मिलके, तो फिर ये सिस्टम को, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, जो डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करती हैं, वो पीछे रह जाएंगे और यही शक्तियां आगे बढ़ जाएंगी। ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, संविधान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऑलराइट सर, मेरे साथ ओपी सागर जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीआईजी उत्तर प्रदेश पुलिस के। सागर जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इतना दुस्साहस, इतना बड़ा नेटवर्क और 30 सालों तक अपराध की दुनिया में एक छत्र राज करना, ये कैसे संभव हुआ किसी अपराधी के लिए? और ये कौन सी सोच है कि मुखबिरी होने के बावजूद वो अपने साथियों और गुर्गों के साथ पुलिस को ललकारता रहा, छाती पर गोली मारी, यही नहीं सीओ का पैर काट लिया कुल्हाड़ी से। मतलब ये किस तरह की मनोवृत्ति है? देखिए ब्रजेश जी, अभी आप खुद ही बता रहे थे कि ये इतने मनवड़ किस्म का अपराधी हो गया है। तो ये एक दिन में नहीं होता है। वो लोग कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये देखिए धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ता है, एक एक स्टेप करके क्रिमिनल बढ़ता है और वो जो है इतना बड़ा हो जाता है कि फिर बाद में उसकी तरफ सब लोग देखने लगते हैं, लेकिन पुलिस नहीं देख पाती। अफसोस की बात यह है सारे पॉलिटिकल लोग जो है उसको वॉच कर रहे हैं, उसको संरक्षण देना, इसीलिए कि ये बड़ा अपराधी है, बड़ा प्रभावशाली है और इसके माध्यम से उनको वोट मिलता है। पॉलिटिकल लोग संरक्षण दे रहे हैं, ओके, आई डू एग्री विद यू, लेकिन उसको सबसे बड़ा संरक्षण पुलिस ही दे रही है। उसकी संरक्षणदाता पुलिस। मुखबिरी कौन कर रहा है? पुलिस नहीं, वही पुलिस नहीं। देखिए, पुलिस संरक्षण नहीं दे रही, पुलिस तो संरक्षण इस मामले में कहा जा सकता है कि मुखबिरी दे रही है, लेकिन जो उसके संरक्षणदाता इतने हैवी वेट हैं उनके दबाव में पुलिस भी रहती है। उन्हीं के दबाव में पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की, वरना संतोष शुक्ला मर्डर में उसको जम के गवाही दी जाती और उसको फांसी पर लटकाने का जो है कार्य होता। उसके केस एक बात बताइए, मालूम है। मान लीजिए सपोज करिए आप कानपुर के एसएसपी हैं, मैं आपके सामने एक काल्पनिक सिचुएशन रखता हूं, अपील दायर की गई, एक काल्पनिक सिचुएशन रखता हूं। मान लीजिए कि आप कानपुर के एसएसपी हैं,
थाने के भीतर एक मिनिस्टर की हत्या कर दी जाए, 25 पुलिस वाले गवाह हों और सब गवाह पलट जाएं, ऐसी पुलिस का क्या करना चाहिए? 1000 लानत ऐसी पुलिस पे जी, 1000 लानत ऐसी पुलिस पे। देखिए इसमें ये बड़ा प्राविधान है कि अगर कोई केस छूटता है तो इसकी एक्यूटल रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक्यूटल रिपोर्ट जो है वो तमाम जगह से होती हुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लास्ट ली जाती है और उसके बाद में ओके, मनोज शुक्ला जी को स्क्रीन पे लाया जाए, वो बताएंगे कि कैसे पुलिस वाले पलटे। गवाही की कमियां भाई मनोज जी, आप मुझे बताइए कैसे पलटे पुलिस वाले, न्यायिक प्रक्रिया में कैसे कैसे कब कब पलटते रहे वो लोग, बयान से क्यों पलटे वो लोग? जो पुलिस वाले वहां 25 थे और 5 इंस्पेक्टर थे, वो होस्टाइल हो गए, उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया। मैंने उस समय के तत्कालीन एसपी से भी कहा, जिला अधिकारी से भी कहा, लेकिन देखता हूं, करता हूं, करूंगा, ये शब्द थे। अगर उस समय लचर प्रशासनिक व्यवस्था न रहती तो संभवतः आज पुलिस विभाग को इस घटना का अंजाम न देखना पड़ता। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 2001 में और 2006 के बीच में जो घटना हुई थी, जो न्यायालय ने उसको बरी किया था, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से पुलिस की पकड़ से और बड़े अधिकारियों के दबाव से जो अधिकारी जांच में लगे हैं वो ढीले होते जा रहे हैं। जिस तरीके से उस समय सपा की सरकार थी, मैं हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाया, तो मैं भदौरिया जी से कहना चाहूंगा उस समय इन्हीं का मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं के अधिकारियों हुई तब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और जब हत्या हुई तब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जब न्यायालय में गवाही का समय आया तब सपा की सरकार थी। तो अभी की जांच से आप खुश हैं? जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है? सपा की सरकार थी और जब अभी जो कुछ हो रहा है सब ठीक है तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है? अभी कहां सुनील राजन जी से कहिए, मुझसे क्यों कह रहा है? फिर वही पुरानी घटना को दोहराया जाने का कार्यक्रम चल रहा है। ओके, ऑलराइट। बीरेन जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। भाई बीरेन जी, आज क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले पर, और 5 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कारण क्या है। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि अब ये पूरा मामला ठंडे बस्ते के हवाले की ओर बढ़ रहा है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, एक अपराधी द्वारा, विकास दुबे द्वारा। लेकिन अब लगता है कि पुलिस और प्रशासन से ज़्यादा बहुत कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ना विकास दुबे का कोई पता लग पाया है और ना जो उसके संरक्षण दाता हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई। सबसे बड़ी बात, विवेक तिवारी जो थाना अध्यक्ष था, जिसके चलते सारे लोग मारे गए, उस पर भी अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और ना ही उसे जेल भेजा गया। सबसे बड़ी बात एक और कि कल बहुत जोर शोर से मचा शोर की एसएसपी के खिलाफ आईजी जोन जांच करेंगे कानपुर के, और रातों रात उनकी जांच के आदेश को बदल दिया गया। सवेरे लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह नई जांच अधिकारी बनाकर कानपुर पहुंचा दी गई। जिस कंप्यूटर से देवेंद्र मिश्रा ने ये गोपनीय रिपोर्ट एसएसपी के लिए बनाई थी, उस कंप्यूटर को कब्जे में लेने की बात थी, जिसमें ये रिपोर्ट सेव है, क्योंकि ये रिपोर्ट किसी को प्रतिलिपि नहीं थी, ये गोपनीय रिपोर्ट थी। और मार्च से ये रिपोर्ट दबाई रखी गई या कूड़ेदान में फेंक दी गई, इसकी जांच होना है। तमाम सारे ऐसे अपराध जगत में श्री प्रकाश शुक्ला कैसे बना था? पुलिस जब छोटे छोटे अपराधों में पैसा लेती है, थाने के जुआ खिलाने का पैसा लेती है, अगर किसी को मार के चले आओ, 4-6 डंडा और 10-20 हज़ार थाने फेंक दो तो पुलिस मुकदमा नहीं लिखेगी, एनसीआर लिखेगी। किसी को बाजार में हमको आपको 2-4 थप्पड़ मार दे पुलिस वाला और जाए अपराधी उसको 10-20 हज़ार दे दे, हमारा आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो पुलिस ऐसे धीरे धीरे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। आज उन्हीं के ऊपर टूट पड़ा। रोज माल पिलाता था, आज गोली खिला दिया। असलहा इनका गायब है, लूट ले गया है, उसका कोई अता पता नहीं है।
तो जब इस देश में हर कदम कदम पर ईमान बिकता हो, हर इंसान बिकता हो, तो वहां पुलिस से कौन बहुत बड़ी उम्मीद की जाए। ब्रजेश जी सच जो है हमेशा अभी वो शुक्ला जी के भाई बैठे हैं दिवंगत जो थे, उनके ऊपर से मुकदमा छूट गया, चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला था। सच कोने में दुबका है, दरारों से झांक रहा है और झूठ मदमस्त होकर चौराहों पर नंगा नाच रहा है। तो खाली क्या कानपुर में नाच रहा है कि पूरे प्रदेश में नाच रहा है? और ये एसपी क्या थाना बेचना बंद कर दिए हैं? किस थाने कितनी बोली लगेगी? तो थाना अध्यक्ष क्या वहाँ पर खेती करवा के पैसा वसूलेगा जो 5 लाख 10 लाख दे के जाएगा, कि अपराधी से लेगा, कि अफीम गांजा चरस बेचवाएगा, जुआ खिलवाएगा? तो ये सच्चाई हमेशा की रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज चूंकि वर्दी पर हाथ उठा है, वर्दी के खिलाफ इस तरह से किसी दुश्मन ने, किसी अपराधी ने इतनी हिम्मत की है कि 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दे। कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी हो, पुलिस पकड़ने जाती है, भाग जाता है। विकास यादव के बारे में कहा जाता है कि विकास दुबे अगर वो भाग जाता तो पूरे कहा जाता है 50 गांव में वो डरपोक कहलाता। आज उसने अपनी मर्दानगी और गुंडागर्दी साबित करने के लिए पुलिस को मरवाया। तमाम सारे उसके पीछे तथ्य हैं। कल को हो सकता है वो राजनेता बन जाता। लखनऊ में आपने देखा मकान है, गाड़ी घोड़ा है, सरकारी एम्बेसडर है, और फोटो आज खूब वायरल हो ही रहा है, जय वाजपेयी। और एक जो यूट्यूब पे चलता है, समझ तो गए हो, कानपुर से बोल रहे हैं, तो वो सबके फोटो आ रहे हैं और एसटीएफ इनको उठाए हुए है। अब एसटीएफ से कितनी उम्मीद करेंगे? जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो भी वहीं बैठा है। तो किसी का नाम लेने से बेहतर है कि सरकार ने जो नारा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और पारदर्शी शासन, उन दोनों पर आज बहुत बड़ा सवाल है और उसकी कसौटी पर सरकार का यह नारा कसा जाना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कार्रवाई से परहेज क्यों? मतलब 5 दिन हो गए, अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? कुछ कड़ी कार्रवाई करके सरकार को संदेश देना चाहिए। ब्रजेश जी, जब जब ऐसे मौके आए तब तब सरकार कहीं ना कहीं चूक गई संदेश देने में। आप पशुपालन घोटाले में 15 करोड़ की जो वसूली के आरोप लगे थे, आप देखिए उसमें 4-5 आईएएस और 2-3 आईपीएस के नाम आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे पहले भी तमाम सारे ऐसे मसले आते रहे। आप ये देखिए कि मेडिकल कॉलेजों में तमाम अभी कोरोना को लेकर जिला अधिकारियों के स्तर पे तमाम सारी चीजें आती रही, लेकिन कार्रवाई जब अफसरों पे नौबत आती है तो बच जाती है। क्या विकास दुबे को संरक्षण दिया जा रहा है, बचाया जा रहा है? ऐसा लगता है कि विकास दुबे तो पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो मारा जाएगा, क्योंकि अगर वो जीवित आता है तो बहुत सारे राजदारों के नाम खोलेगा, बहुत सारे जो उसके ऊपर उपकार होते थे जो उनको लाभ। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर 24 घंटे के भीतर इस तरह के क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर वो ऐसा सुरक्षित ठिकाना और इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस आसपास वो बरत लेते हैं कि फिर पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आपको याद होगा कि जब संतोष शुक्ला की हत्या की थी तो 8 महीने तक फरार रहा। जब उसकी सब पुलिस से सेटिंग हो गई तब सहारनपुर में उसने सरेंडर किया था। मनोज जी अभी तस्दीक करेंगे। वीरेन जी, देखिए, सरेंडर तो एक बार उसने लखनऊ में भी किया था, लेकिन आज तक कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। उसका सरोजनी नगर थाने से वो जेल गया था, लेकिन यहाँ पर छानबीन के नाम पर सब गोपनीयता है। ठीक है, सरकार जिसको जो तस्वीर दिखाना चाहे, लेकिन हम ये बताएंगे इस साहित्य के माध्यम से ब्रजेश जी कंप्लीट कैसे हमारी व्यवस्था चल रही है। जी, मान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिक गई, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए, और सोच समझकर मुंह से बोलो दीवारों के कान बिक गए। और उनसे पूछ जिंदगी क्या है जिनके सब अरमान बिक गए, और नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के प्रधान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए, और पशुओं की कीमत लगती है, और बिना मूल्य इंसान बिक गए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे। मेरे साथ आज बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मेहमान हैं जो ये बताएंगे कि विकास को संरक्षण कौन दे रहा है, विकास कहाँ छिपा हो सकता है, विकास के साथी कौन कौन है, पुलिस में मुखबिरी किसने की, आगे की जांच क्यों नहीं बढ़ पा रही है,
और क्या कारण है कि विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। इन सब मसलों पर चर्चा करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। विकास दुबे जैसे अपराधियों के मददगार कौन है? क्या इस बात का जवाब दिया जाएगा कि क्षेत्राधिकारी ने जब अपने एसएचओ की संलिप्तता और विकास के साथ उसकी मिलीभगत और इस सिंडिकेट में शामिल होने का उसका स्पष्ट प्रमाण के साथ आख्या दी थी और एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसएसपी को दी थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसमें क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि किसी दिन बड़ी घटना घटित हो सकती है। और उस क्षेत्राधिकारी की मैं सराहना करूंगा, शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की, कि उस व्यक्ति ने पुलिसिंग डिपार्टमेंट में एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्थापित किया। सिपाही से भर्ती हुए थे देवेंद्र मिश्रा और डिप्टी एसपी के पद पर पहुंचे, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी समझौता नहीं किया। कई ऑडियो भी उनके वायरल हो रहे हैं जिसमें एसएसपी और एसएचओ के साथ वो अपनी बात कितनी गंभीरता से रख रहे हैं। उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पर कोई एक्शन न होना, एक इंस्पेक्टर के थाने पे एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार के दरोगा को चार्ज देना, उसकी मिलीभगत का होना, लगातार उसकी मौजूदगी विकास दुबे के घर पे होना। और चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कानपुर शहर से तमाम जो फैक्ट्री शिफ्ट हुई सब यहीं लगी हैं, चौथ वसूली यहाँ रेगुलर होती थी। हम लोग को जिस तरह की मीडिया वालों को सूचना है, यहाँ 50 लाख रुपया महीना की वसूली विकास दुबे की हुआ करती थी तमाम माध्यमों से। बालू ठेका, इंडस्ट्रीज, कारपोरेट, लोकल मामले, जमीन कब्जे, इन सबसे 50 लाख रुपया मंथली की उसकी वसूली थी। इस बात का खुलासा होना चाहिए कि कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, उन संपर्कों में से किस किस का उसने इस्तेमाल किया, घटना के 7 दिन पहले से लेकर घटना के बाद तक कौन कौन उसके संपर्क में था। इन सब की व्यापक जांच करने की बजाय अपने अपनों को बचाने और दूसरों को फंसाने का गेम क्यों शुरू हो गया? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद इतनी डिवाइडेड है, खुद इतनी बटी हुई है, खुद इतनी गुटबाजी के शिकार है कि वो किसी मुलजिम पर कार्रवाई करने के बजाय ये देखती है कि उसका कनेक्शंस कहाँ पे है। और मैं कहता हूँ छोटे अपराधी मारे जाते हैं, टुच्चे अपराधी मारे जाते हैं। हाफ इनकाउंटर का प्रचलन उत्तर प्रदेश में नया शुरू हुआ है पिछले 3 सालों में। तो इस तरह अपराधियों का मन बढ़ा, अब कार्रवाई से परहेज क्यों है? अब आपको कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब जब अपने लोग मारे गए तब आपकी आंखें खुली, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। तो सिस्टम के भीतर मौजूद इन गद्दारों को हम कैसे पहचानें? आरएम श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। ये तकरीबन 2 साल होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना मतलब होम डिपार्टमेंट का हेड होना होता है। आखिर इस तरह के लोगों को अभियान चलाकर चिन्हित क्यों नहीं करना चाहती पुलिस? अभी भी वक्त है। मैं तो कहता हूं कि एक अभियान चलाया जाए और अभियान चला के इस तरह के संदिग्ध पुलिस वालों को खोजा जाए और उनको फील्ड पुलिसिंग से, एक्टिव पुलिसिंग से हटाया जाए। हमें समस्या के समाधान पर बात करनी है। श्रीवास्तव जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। यूपी पुलिस अब हंसी का पात्र बनती जा रही है। आपको ध्यान होगा इस घटना के पहले वो देवरिया में एक सब इंस्पेक्टर साहब एक महिला के सामने अश्लील हरकत करते हुए पाए गए थे। तब भी यूपी पुलिस पूरे देश में हंसी का पात्र बनी थी। और अब ये कायरता, बिना किसी तैयारी के गए वहाँ पे विभीषणों की बस्ती में ये चले जा रहे हैं इस प्रकार से गिरफ्तारी के लिए। जब तक एक बिना किसी जाति के, बिना किसी और किसी बायस के, किसी और तरीके से जब तक ये नहीं देखा जाएगा निष्पक्ष तरीके से, तब तक इस प्रकार के व्यक्ति यूपी पुलिस से बनते रहेंगे और ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि यूपी पुलिस क्या अब ये वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने भीतर छिपे हुए गद्दारों को तलाशे, एक्टिव पुलिसिंग से उनको बाहर निकाल के फेंका जाए, कंपलसरी रिटायर किया जाए? सरकार को इस पर खुद आगे आकर एक वृहद अभियान चलाना चाहिए। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। नहीं, साथ में होता क्या है कि साहब वो कोई ना कोई लूपहोल छोड़ देते हैं तो न्यायालय से इन लोग को रिलीफ मिल जाता है। माननीय न्यायालय अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत इनको रिलीफ देते हैं। ठीक, वैसे भी बड़े प्रेशर रहते हैं, राजनीतिक आका इनके कहते हैं कि साहब ये तो मर जाएंगे।
तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि साहब जहां इन लोगों को छांटा जाए और लिखत पढ़त बहुत मजबूत हो, जिससे कि उनको किसी भी न्यायालय से, किसी भी स्रोत से कोई भी रिलीफ प्राप्त न हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस प्रकार की, आपको ध्यान होगा कि जब वो ददुआ का एनकाउंटर हुआ था बांदा में, तब भी बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे, करीब हो गए 10-12 साल की बात, बिना तैयारी किए गए थे। अब की बार भी वही हुआ। तो इनको जब तक इस तरह से हटाया नहीं जाएगा, इस प्रकार की घटनाओं की सुनील सिंह साजन जी, पुनरावृत्ति क्या विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? नहीं, अब तो बिल्कुल साफ है, राजनीतिक संरक्षण नहीं, सरकार का संरक्षण। राजनीतिक संरक्षण दूसरा होता है, सरकार का संरक्षण दूसरा होता है। देखिए, पुलिस से राजनीतिक संरक्षण नहीं बचा सकता है। पुलिस से आपको, पर ये मनोज शुक्ला जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी जब केस छूट गया। नहीं, ठीक है, हम मान रहे हैं। तो पुलिस से केवल आपको सरकार का संरक्षण बचा सकता है। और देखिए ब्रजेश जी, किसी भी अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होती, उसका गिरोह होता है। और गिरोह में कौन कौन लोग हैं? अब इसके गिरोह में जिस तरीके से विधायक, सांसद, मंत्री, एसएसपी और बड़े आईएएस अधिकारियों का जो निकल के आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी जांच पे पहुंच गया हूं, लेकिन जो निकल के आ रहा है वो जांच का विषय जरूर है। अगर किसी अपराधी का गिरोह इस लेवल पे हो कि वो माननीय मुख्यमंत्री के सराउंडिंग भी उसके गिरोह के लोग हों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए अब पहले तो सच बोलना शुरू कर दें और ये स्वीकार कर लें। सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक तो सच बोलना शुरू कर दो और ये स्वीकार कर लो कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आपने कहा था अपराधियों का इनकाउंटर होगा, आपके ही राज्य में अपराधी पुलिस का इनकाउंटर कर रहे हैं और जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, जांच करानी। तो क्या ये रिवर्स इनकाउंटर शुरू हो गया? नहीं, इसी को तो जंगल राज कहते हैं। और किसको जंगल राज कहते हैं? कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को बचा लेगा। ओके, ओपी सागर जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, ये रिवर्स इनकाउंटर शुरू हो गया है। जी, ये रिवर्स एनकाउंटर तो नहीं हो सकता। देखिए, ये परिस्थितियों के अधीन होकर ये कार्रवाई हुई है। विकास दुबे जो है उसका इतना मन बढ़ा दिया गया। देखिए, अगर ये परिस्थितियों को लेकर नहीं हुई है, तो जब पुलिस गई, मुखबिरी हो गई, 3-3 छतों पर अपराधी बैठ करके इंतजार कर रहे थे, इसको आप इनकाउंटर ही कहेंगे? अरे वो पूरी तैयारी से था, उसने मारा है, सटा के गोली मारी है, कुल्हाड़ी से काटा है, एक जगह इकट्ठा किया है, आग जलाने की कोशिश की है और बाद में हथियार लूट के ले गया है। और जरूरी नहीं पीछे से भागा हो, क्योंकि पुलिस तो भाग गई थी, हो सकता है आराम से सामने से गया हो सकता है निकालने में पुलिस वालों का हाथ रहा हो। ओके, यस सागर जी, गो अहेड प्लीज, बोलें। देखिए, आप ही लोग बता रहे, ये तो बात सही है, सामने से गया है। देखिए, जो इनोवा गाड़ी जो बताई जा रही है जिससे वो भागा है, उसके पैरों में रॉड पड़ी है, भाग नहीं सकता वो, और उसके बाद भी जो है वो बच के निकल जाता है। किस तरीके का कॉर्डन किया था? देखिए, पुलिस को पूरी तैयारी के साथ जानी चाहिए। जैसे क्या, कहाँ पे जो है भागने का रास्ता है, किधर से जाएंगे, फिर सिखलाई का जो तरीका होता है, प्रशिक्षण लेके जाना चाहिए। एक दूरी बना के, डिस्टेंस, जब रात का टाइम है, 2 लाइनों में गली के किनारे पे ऐसे चलना चाहिए ताकि अगर कहीं फायर हो जाए तो वो बचे। लेकिन सागर साहब, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है इसमें कि जितनी पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, उससे कहीं ज्यादा पुलिस वाले उसे बचाना चाह रहे हैं और अभी भी मुखबिरी हो रही है। यही कारण है कि वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा है। नहीं, देखिए, मुखबिरी से नहीं पकड़ा ले, ये इस समय वो बिल में घुस गया होगा। किस बिल में घुसा गया ये जरा पता लगाना थोड़ा दिक्कत होती है। बहुत सारे अपराधी महीनों सालों तक फरार रहते हैं, तो ये कहीं भी आइसोलेशन में कहीं ऐसी जगह हो गया होगा जहाँ तो फिर आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क कहाँ गया? इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, आपका क्रिमिनल इंटेलिजेंस कहाँ गया? माध्यम है ह्यूमन आपके पास सिवाय इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के और है क्या? ह्यूमन इंटेलिजेंस तो खत्म है। देखिए ब्रजेश जी, अगर मैं इनकी बात मानूं तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग बिना सुरक्षा के, बात ये देखिए, वो सुरक्षा के उम्मीद न करें। जस्ट वेट प्लीज, बोलिए सागर जी, बोलिए।
नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है हर चैनल पे इसका नाम फोटो चेहरा दिखाया जा रहा है, हर अखबार में इसका फोटो छापा जा रहा है, बहुत जगह पोस्टर्स लगाए गए और सड़कों में पोस्टर्स लगाए गए, जो अखबार और चैनल नहीं देखते हों उनके लिए भी वहाँ पर है। इसके बावजूद भी हमें कहीं से कोई सुराग नहीं लग रहा, कहीं से कोई सूचना पुलिस को नहीं आई है। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। इसका मतलब उसका मूवमेंट नहीं है, कहीं ऐसी जगह छिपा हुआ है जहाँ पर कि उसको, यही तो मैं कह रहा हूँ पता लगाना कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस नेटवर्क पर काम करना आप लोगों ने बंद कर दिया है। ये कारण नहीं है। लेकिन ओके भदौरिया जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, तंत्र की कमजोरी है। ओके, करेक्ट बात है सर, आई डू एग्री विद यू श्रीवास्तव जी। हाँ, ये ओके सुधींद्र भदौरिया जी, अपराधियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है भाई? क्यों लाशें बिछाते हैं और सीओ का पांव काट लेते हैं? कभी सुना है आपने इस तरह? भाई मायावती जी थी, मुझे याद है मुख्यमंत्री थी, लॉ एंड ऑर्डर पे 0 टॉलरेंस, वो तो अपने लोगों पर भी कार्रवाई कर देती थी। जी हाँ, आपको तो मालूम है कि अपने सांसद, अपने विधायक, अपने तमाम उन लोगों को उन्होंने जेल में ठूसने का, और कुछ उनमें से आज तक भी जेल में। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक बड़ा नेक्सस बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय बहुत सारे फर्जी SC/ST के केस लादे गए थे, ऐसा नहीं है। वो चुन चुन के होता हो सकता है, बहुत सारे फर्जी केस लगाए गए थे और मैं आपकी बात राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बहुत मरवाया था। ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पास बहुत जानकारियां हो। मैं जो अपनी जानकारी है और इस डिबेट में मैं हिस्सा लेते हुए अपनी बात कर रहा हूं। मेरे पास है, तभी मैं विश्वास से कह रहा हूं। श्रीवास्तव जी उनको बोल 1000-1500 से ऊपर श्रीवास्तव जी केस लगाए गए थे। अरे भाई मैं बताऊं कि पुलिस लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं बाकी सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं भदौरिया जी, बताइए ना आप क्या करते हैं? मैं किनके लोगों के नाम बताना सुनना चाहते हैं आप? नहीं बताइए ना, आप बताइए ना। खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको, खुला चैलेंज दे रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ है। IPS रहे हैं, उनको बताना चाहिए। कुंडा में DSP को मारा गया कि नहीं मारा गया? कुंडा में DSP को मारा गया कि नहीं मारा गया? कैसी बातें करते हैं आप? और मैं आपको बता दूं, ये आज नहीं हो रहा, ये हमेशा होता रहा है। और ये एक नेक्सस बन गया भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का, प्रशासन में बैठे लोगों का, सरकार में बैठे लोगों का। केवल घोषणा वीरों से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कर्म से दिखाना पड़ेगा। केवल वाणी से नहीं होगा, कर्म से दिखाना पड़ेगा। ये वाणी वीर और घोषणा वीर नहीं चाहिए देश को और प्रदेश को। नहीं भदौरिया जी, इतना गुस्सा होने की कोई बात नहीं। श्रीवास्तव जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। आप हम ही को देखिए, ऐसा है, ये तो ऐसे साबित कर रहे हैं जैसे मैं ही कोई दोषी बैठा हुआ हूं। अरे मुझे देखिए, ऐसा है, हमारे पास आधी शताब्दी ऐसे में मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। मैं दूंगा टाइम आपको, श्रीवास्तव जी दूंगा। 50 वर्ष का सार्वजनिक जीवन है और एक उंगली किसी की दम नहीं है उठा सके। ऑल राइट ओके मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपके सार्वजनिक जीवन की बात ही नहीं हो रही है। नहीं श्रीवास्तव जी प्लीज वेट, प्लीज। बात ये हो रही है कि सही तथ्य इस डिबेट में सबके सामने आए। ओके ऑल राइट। मेरे साथ मनोज शुक्ला जी भी हैं। भाई मनोज जी, जब 2001 में हत्या हुई थी मंत्री जी की, ये कितने महीने फरार था और फिर कहां सरेंडर किया? जी, ये 5 महीने फरार था और इसके बाद कानपुर अदालत में इसने आत्मसमर्पण किया था। उस समय इसके साथ कई दलों के कई माननीय उसको सरेंडर कराने गए थे। जी बोलते रहे आप। उसमें 3 दल ही उस समय भाजपा की सरकार थी, फिर इसके बाद बसपा के और सपा के, इन्हीं तीनों दलों के माननीय उसको सरेंडर कराने गए थे। फिर क्या हुआ था? और फिर बाकी जो अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनकी लचर व्यवस्था, लचर पैरवी, इस कारण से जो है उसको माननीय न्यायालय ने उसको बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस वालों ने गवाही नहीं दी, SI ने गवाही नहीं दी। उसका प्रमुख कारण यही रहा कि उससे वो बरी हो गया। अगर वो बरी ना होता और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था अभी आप क्या चाहते हैं? हम जो पास्ट में हो गया कि ये वाला उसको अभी मिटा तो नहीं सकते। ना होती।
अभी हम क्या कर सकते हैं? आप क्या डिमांड करते हो, क्या होना चाहिए? जैसे कि अभी कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री के आसपास जो है, जो काकस बैठा है, उसमें से जो अपराधी के साथ सम्मिलित है या उसके साथ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों को हटा दे और फिर जिम्मेदार तेज तरह का अधिकारियों को दे जो जांच प्रभावित ना हो और कार्यवाही में जितने लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं उनको न्याय मिले। ऑलराइट, क्या आप चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए या यूपी पुलिस सक्षम में कर लेगी? अब जब महेश यादव का परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है, नहीं, देवेंद्र मिश्रा का परिवार भी कर चुका है। पुलिस विभाग के ऊपर उसको विश्वास नहीं है, जिसमें जो देवेंद्र मिश्रा की जो है बेटी, उसने भी सीबीआई की मांग करी। तो ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? बताइए भाई, क्या कारण है? वही चोर है और वही जांच अधिकारी है, कैसे काम चलेगा? सुनील साजन जी, बात तो ठीक कह रही है। नहीं, यही बात तो मैं भी लगातार कह रहा हूं कि आखिर जिनसे आप देखिए, वो परिवार किसके खिलाफ जांच कराना चाहता है और जांच कौन कर रहा है? मान लो आप हमारे खिलाफ आपको संदेह है और हम ही उसकी जांच कर रहे हैं कि हम हैं या नहीं है, तो आप कितनी निष्पक्षता की बात करते हैं? ओके, श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है? जितना भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इसमें पुलिस की संलिप्तता है, चूंकि इसमें पॉलिटिकल नेक्सस भी है, श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि ये फिफ्थ केस है, इसको सीबीआई की इंक्वायरी दी जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया जाए? श्रीवास्तव जी, वाला विषय कहाँ है जी? विषय आप लोग लगातार आम जस्ट वेट मनोज जी, प्लीज वेट। सबसे श्रीवास्तव जी, 10 सेकंड। तो ये होना चाहिए जी जी हाँ, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि यूपी पुलिस को अपनी सारी शक्ति, सारी तकनीकी क्षमता, सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस इस बात के लिए लगानी चाहिए। अरे सर, हो तब तो लगाए ना। सबसे पहले अपराधी को पकड़े, अपनी पोस्टिंग कराएं कि ये ह्यूमन चल के इंटेलिजेंस देखें सर? अब जितनी भी है। ऑलराइट, सुधीर भदौरिया जी, आप यूपी पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं या आप भी चाहते हैं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि विकास दुबे हर सूरत में पकड़ा जाए और जांच भी हो, इसकी सर्वोच्च स्तर पर हो, जो एकदम पारदर्शी हो, जिसमें सीबीआई हो सकती है, उसमें रिटायर्ड जज हो सकते हैं। सर, पर एक चीज समझ लेना, सीबीआई की डिमांड जो लोग भी कर रहे हैं, जान ले कि सीबीआई इनकाउंटर नहीं करती, फिर दोष न देना। तो देखिए, एक चीज जान लीजिए, मैं ये चाहता हूं वो पकड़ा जाए और बाकी सब लोगों के भी नाम उजागर हो जिसके रिश्ते रहे हैं उन लोगों के साथ, ताकि पता भी चले प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, कि उसके हाथ कितने लंबे थे और कहां तक पहुंचे हुए थे। सर, जिनके हाथ लंबे होते हैं ना, वो बांदा से पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं सर, और सरकार भी यही थी, आज तक वापस नहीं ला पाए। नाम बताऊं सर? बताइए। मैं तो मुख्तार अंसारी नाम है उनका। हाँ, तो मैं कहा कह रहा हूं, उनको इस तरह के तमाम लोगों को होना चाहिए। और जिसका नेटवर्क ध्वस्त हो गया था, शुरू हुए, कहां पहुंचे, जिसका नेटवर्क कमजोर हो गया था और जिसका माल पत्ता गायब हो गया था, उसका जेल के भीतर ही मर्डर हो गया है। उसका नाम बताऊं सर? बताइए, बिल्कुल बताइए। सब उसका नाम था सर मुन्ना बजरंगी। लेकिन उसका नाम था सर मुन्ना बजरंगी। और कुछ बताऊं सर? लेकिन एक चीज और भी है, चंदौली की कहानी बताऊं सर? एक चीज और भी है, श्री मुख्तार अंसारी का। सर धन्यवाद सर, समय खत्म हो गया है सर। सच सबको पता है सर, हर कोई जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें उम्मीद करते हैं कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी जिंदा पकड़ा जाना उनका इसलिए भी बेहद आवश्यक है, ताकि हम ये जान सकें कि सिस्टम के भीतर गड़बड़ी कहाँ है, खामी कहाँ है, और वो कौन लोग हैं जिसको शरण दिए हुए थे, संरक्षण दिए हुए थे। उनमें कौन से पुलिस वाले थे, कौन से पॉलिटिशियन थे, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उसका नेक्सस कितना बड़ा था। अगर जिंदा पकड़ा गया तो निश्चित तौर पर ये सारा नेक्सस टूटेगा, भांडा भी फूटेगा, गुनहगारों तक हम वास्तविक रूप से पहुंचेंगे। और अगर ये मार दिया गया तो कहानी वहीं से खत्म होगी और इसके साथ के जुड़े हुए सारे सिंडिकेट के लोग मौज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 5 दिन हो गए हैं, विकास दुबे हाथ नहीं आया है, याद रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।